अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? कोई इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? क्लियर है। क्लियर है, ओके। होमवर्क के अंदर आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया गया था। कल मैंने परसों सैटरडे को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। किसी बच्चे का उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे का? पहले मैं ये बताएं कि शाकर इंडस्ट्री वाला होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन किस किस बच्चे ने पहले किया है ये बताएं मुझे। ये क्वेश्चन किस किस बच्चे ने किया है ये बताएं बेटा। ये शाकर इंडस्ट्री सैटरडे को होमवर्क के अंदर क्वेश्चन है। जी फसीर रहमान, सिर्फ आपने किया है? अनम्यूट करें अपने आप को। जी क्यों भाई? हो गया था कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये इधर जो लास्ट पे है ना, वो हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसका जो है टैक्स बेस, वो इधर नील क्यों यानी कि शो कर रहे हैं। मेन क्यों शो? और मैं फिक्स एसेंबलीज में है उसका। मैं आपको बताता हूँ जो इसका है बेटा। वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है December 31st में 15 include finance charges rupees 2.5 million which has been capitalized in according with the IAS 23 borrowing cost. However, the entire financial charges are admissible under the income tax. जब टैक्स वालों ने इसको एक्सपेंस मान लिया तो क्या वो इसको अपना एसेट सफर करेंगे आप बेटा? तस्वीरें मैम नहीं भाई, नहीं करेंगे। नहीं। लेट अब क्वेश्चन अराइज हुआ सर, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो उसकी अपनी वैल्यू को तो मानेंगे। लेट इसमें मैं अज्यूम करता हूँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू थी 100, तो इसका मतलब अकाउंटिंग वाले भी 100 को मांग रहे हैं, टैक्स वाले भी 100 तो मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फर्क कहाँ पर है? जहाँ पर बोरिंग कॉस्ट है। अकाउंटिंग वालों ने बोरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज की, टैक्स वालों ने बोरिंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। नहीं की। तो फर्क सिर्फ उसी का है। अगर आप टोटल करके भी लोगे फिर भी वो जो बोरिंग कॉस्ट है 2.3, डिफरेंस उसी का बनेगा। क्लियर हो जी। गया? जी ओके। क्लियर हो गया। अब जिन बच्चों ने नहीं किया, ये मैंने सर जिशान को बता देना है। सर होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन बीच में एक छुट्टी भी थी और बच्चों ने वो एक क्वेश्चन करना भी है ना, अपनी मतलब तौहीन समझिए कि वो एक क्वेश्चन कर ले। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा और ना ही इस तरह चलेगा सारे, जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं करेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। सर ये ग्रुप में शेयर ही नहीं हुई बात कि ये होमवर्क है। मेरी उस दिन की क्लास मिस है, अब तो मुझे तो नहीं पता था कि ये होमवर्क है। आपका बेटा मैं ग्रुप में मान, शेयर किया। एक मिनट, होमवर्क नेक्स्ट ग्रुप में सारा जिशान शेयर करते हैं क्लास के अंदर, ये आपने होमवर्क करना है? सर असाइनमेंट आती है उसमें, जिस तरह अब आई है क्या नाम है, लास्ट असाइनमेंट थी, सर ने क्वेश्चन लिखवाया था, ग्रुप में पता चल गया था, तो वो हमने करके नहीं, सबमिट भी करवाया था। मैं सिर्फ एक अर्ज करता हूँ। सर आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क में करना है, क्या सर उसकी तस्वीर बना के आपके ग्रुप में शेयर करते हैं? मेरे क्वेश्चन ये आंसर दे। सर लेकिन ग्रुप में कोई ना कोई एक्टिविटी से पता चल जाता है, सर यहाँ अनाउंस कर देते हैं या कोई स्टूडेंट बता देता है, इसका तो पता ही कोई नहीं चला, हिलजुल ही नहीं बनी, हिलजुल इसलिए ग्रुप नहीं में बनी, पता ही नहीं चला। मैं बता तो रहा, हिलजुल इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैंने ये अर्ज नहीं किया था बच्चों ने इसको असाइनमेंट बना के सेंड करनी है। मेरा सिर्फ ये था इसको आपने होमवर्क के तौर पर करना है और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब सोल्यूशन ये निकला, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि आपने असाइनमेंट बना के सेंड करनी है आप वो क्वेश्चन करेंगे नहीं। इसका मतलब सोल्यूशन यही हुआ बेटा। एग्रीड? नहीं नहीं सर, सोल्यूशन ये हुआ कि ग्रुप में एक दफा शेयर कर दिया जाए, नहीं, वो ग्रुप में शेयर, क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रुप में शेयर करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्लास के अंदर जब एक दफा डिस्कस हो गया आपने होमवर्क करना है। चलो आपको पता नहीं चला, सर 21 में से एक जी बच्चे जी। को पता नहीं चला, ठीक है, जो बाकी 18 बच्चे हैं जिनको पता था होमवर्क करना है उन्होंने क्यों नहीं किया? या वो इस सर चीज का, ये मुझे नहीं पता, मैंने अपना एक्सक्यूज पेश हाँ किया है आपका कि एक्सक्यूज आई एम सॉरी, एक्सेप्टेड, मुझे मुझे पता एक्सेप्टेड, नहीं था। एक्सेप्टेड, आपका एक्सक्यूज थैंक यू, एक्सेप्टेड। फरहान थैंक यू भाई सर। आपकी आपकी सॉरी कबूल हो गई है। फरहान भाई बाकियों को भी मौका दें। हाँ जी, आप बताएं हमजा जी आपने जी। क्यों नहीं किया? क्यों भाई क्वेश्चन नंबर नहीं याद रहा हम। यार आप मैं ग्रुप, पूछता भी रहा, एक दो से मैंने पूछा भी है, तो आप ग्रुप में नहीं मैंने पूछा। ग्रुप में पूछ लेते तो क्या मसला था? यकीन करें मैं आपको कह रहा हूँ जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे ना आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने। मैं यहाँ कराऊंगा ना आपको मुश्किल क्वेश्चन में, मैं आपको ऐसे तरीके से सीक्वेंस से करवा दूंगा आपको उसकी डिफिकल्टी का अंदाजा ही नहीं होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको लगना ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आप खुद करेंगे आपको फिर अंदाजा हो ये तो मेरा हाथ ही नहीं लग रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, क्यों भाई आज ही करके ना इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। मैं आज और होमवर्क भी दूंगा, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको आज जो मैंने क्वेश्चन करवाना है ये वाला आपने दोबारा होमवर्क के अंदर करना है और इसके असाइनमेंट बना के भेजें ताकि मुझे पता हो। ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 1 ये अभी आपने नहीं करना।
ये आपके लेवल पर नहीं है। लेवल से हमारा इसमें जो है लीज का पोर्शन वो ज़्यादा है, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं अभी। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कोई बच्चा बताए, आपने बेटा वो पढ़ लिया है रिकॉन्सिलिएशन? रिकॉन्सिलिएशन सर ने आपको करवा दी है या नहीं? काइंडली नो सर। नहीं करवाई, ओके। इसका जो सिर्फ बी पार्ट है वो हम नहीं करेंगे, इसका हम करेंगे ए पार्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं खुद इसलिए करवा रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से। प्रॉफिट एंड लॉस मेथड मतलब इसके अंदर करंट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस मेथड हो या बैलेंस शीट हो, दोनों के अंदर करंट टैक्स की कैलकुलेशन सेम रहती है, लेकिन क्या प्रॉफिट एंड लॉस मेथड में जो हमारी डेफर्ड टैक्स है उसकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से है। हमें क्वेश्चन कैसे पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से करना है या बैलेंस शीट से करना है? हम उस क्वेश्चन के बैलेंसेस को देखेंगे। अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी हुआ तो इसका मतलब कि हम ओपनिंग क्लोजिंग के फर्क से फार्दे निकालेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग हमें ना दिया गया हुआ बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो हम बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। तो उस सूरत में हम प्रॉफिट एंड लॉस मेथड को यूज़ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मेथड वो मेथड है जिसमें सिर्फ फार्द या चेंजेस जो आई है, चेंजिंग से मुराद वो चेंजेस जो हमने ली है अपनी करंट टैक्स की कैलकुलेशन में, हमने वही चेंजेस को बेटा अपनी लेके उस पर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेना है डिफरेंशिएशन पर। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे बैलेंस शीट अप्रोच मेथड से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। Bilal Engineering Limited earned profit before tax amounting to rupees 50 million during the year ending December 31st, 2015. The accountant of the company has submitted draft accounts to the finance manager along with the following information, which he believes could be useful in determining the amount of taxation. Accounting depreciation for the year is rupees 10 million, which include 1 million charges on the difference between the cost एंड रीवैल्यू। इसका मतलब टोटल 10 मिलियन की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। हमने क्या करना है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है और टैक्स डेप्रिसिएशन को हम लेस करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर मैं इधर एक करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करूं तो अल्टीमेटली सबसे पहले मैं लिखूंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट दैट इज रुपीज 50 मिलियन। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा मैं अपनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दैट इज 10। आगे चलते हैं, ये मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को। अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 1 मिलियन वाज टेकन ऑन लीज इन 2014। ये 2014 पिछले साल ली गई थी। रिलेटेड क्लॉजेस ऑफ लीज एग्रीमेंट एज अंडर एनुअल सर ये इंस्टॉलमेंट। 10 मिलियन के साथ आगे, ये 10 मिलियन के साथ आगे एक लाइन लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है? उसका 1 मिलियन का which include rupees 1 million charge on the difference between cost and revalued amount। cost and क्या लिखा हुआ है, revalue। revalued amount का मतलब कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की गई, ठीक है, ठीक, रिवैल्यूएशन की गई है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के हवाले से उसके अंदर अमाउंट है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो ये सारी की सारी हमने उसको ऐड बैक कर दी। मतलब इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट जब आता है ना एम्पेयरमेंट लॉस या एम्पेयरमेंट की एंट्री, तो ये किस्म के हम कह सकते हैं इसमें 9 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है और 1 की एम्पेयरमेंट लॉस है, ये भी हम कह सकते हैं। तो सर ये 1 भी हम ऐड बैक करेंगे? ऐड बैक एम्पेयरमेंट भी इसके ऊपर वो डील नहीं करता, ठीक है। ओके। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 0.3 मिलियन। बेटा जो इधर में एक चीज रोकता जाऊँ, जो रिवैल्यूएशन के रेलेवेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ना, जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, उसका ट्रीटमेंट सेपरेट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो क्योंकि सर ने अभी आपको नहीं करवाया तो उसको मैं अभी नहीं करूंगा, ना ही इस क्वेश्चन में, वो होगी डिस्कशन में करना। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 0.3 मिलियन इज पेबल एनुअली इन एडवांस। इसका मतलब क्या है, हमने हर साल 0.3 मिलियन का इंस्टॉलमेंट पे करनी। हमने कहा था
कि टैक्स वाले ऑपरेटिंग लीज को मानते हैं, फाइनेंस लीज को नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या है, जो अकाउंटिंग वालों ने एसेट बुक किया होगा टैक्स वाले उसको अपना एसेट नहीं मानेंगे, नंबर वन। जो अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी टैक्स वाले उसको अपनी डेप्रिसिएशन भी नहीं मानेंगे। और नंबर थ्री, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा टैक्स वाले उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी नहीं मानेंगे। तो वो क्या मानेंगे, वो सिर्फ बेटा मानेंगे कि जो रेंटल्स पे किए वो रेंटल्स को एज अ एक्सपेंस मान लेंगे। तो इसका मतलब जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो डेप्रिसिएशन को हमने क्या करना है, और डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन कितनी है। उसने उसके हवाले से एडजस्टमेंट किया, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज व्हीकल इज इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन रेफर टू द अबाउट। मतलब जो लीज के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी 10 मिलियन में आ चुकी है। तो इसका मतलब जब हमने 10 मिलियन को रिवर्स किया तो लीज वाली डेप्रिसिएशन भी खुद ब खुद रिवर्स होगी, हमें अब दोबारा रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब रह गए दो काम, एक तो वो जो रेंटल्स पे किए हैं वो रेंटल्स एज एन एक्सपेंस अलाउ होना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेस कर देंगे अपने रेंटल्स को, लीज रेंटल्स। तो वो रेंटल्स कंप्लीट के कंप्लीट हमें क्या हो ना एक्सपेंस अलाउ है ना, वो है 0.3 मिलियन। और ऐड क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लीज के ऊपर हमने बुक किया है। वो कैसे निकलेगा बेटा, वो निकलेगा हमारा रेट उसने इंटरेस्ट का दिया हुआ है दैट इज 13.701 पर एनम। और ये रेट किसके ऊपर लगेगा, ये रेट लगेगा बेटा 1 मिलियन के ऊपर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। एनी क्वेश्चन अप टू है? सर 1 मिलियन पे लगेगा या 1 माइनस 0.3 के ऊपर 1 लगता है ये माइनस रेट? 0.3, ये उसका मैं इधर आपको वर्किंग बताता हूँ। 1 माइनस 0.3 किया होगा उसने, ये देखो ये, ठीक है। सर ये क्यों, इसको भी जरा एक्सप्लेन वेट कीजिएगा वेट प्लीज। वेट 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 मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं इसकी फिगर ही लेने चाह रहा 0.096। यहाँ समझे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 0.096 चार्ज हुआ है। सिर्फ आप इस क्वेश्चन में ये लिखिए, इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, 0.096 मिलियन। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ऐसा क्यों निकला है। ये लीज की कैलकुलेशन के हवाले से है, जब आप लीज में पढ़ेंगे तो उस सूरत में उधर जाके आपको पता चले। ये जो हमने व्हीकल ली थी 1 मिलियन, ये व्हीकल ली गई थी 2014 के अंदर, और ये जो हमने पेमेंट कर दी इन एडवांस मतलब साल के स्टार्ट में करनी है, ठीक है, या इन एडवांस पे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2014 के अंदर जब हमने ये व्हीकल ली, तो व्हीकल लेने के बाद सबसे पहले जब हमने पेमेंट की तो हमारी पहले दिन ये एंट्री हो जानी थी। वन जो उसकी लीज लिबिलिटी थी उसमें से 0.3 मिलियन लेस हो गया, 0.7 मिलियन लीज लिबिलिटी हमारे पास बच जानी थी। और अब ये जो लीज लिबिलिटी है इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होना। ये जो कैलकुलेशन है इसका जो प्रोसीजर है, जो आप कहेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर ये लास्ट मैंने छुड़वाया है जिसमें ये देखिए स्केड्यूल बन रहा है, ये भी बेटा लीज का स्केड्यूल है। ये जो फिगर निकालनी है ना 1 माइनस 0.3, ये असल में उसने इस लीज स्केड्यूल की मदद से, ये जो स्केड्यूल हमने लीज के अंदर सीखना उसकी वजह से निकाली है। ये आप निकालने सीखेंगे जब आप लीज पढ़ेंगे IFRS 16। इसलिए मैंने आगे से सोल्यूशन देख के इसका जो आंसर है 0.06 मैंने इंटरेस्ट के हवाले से आपको बता दें 0.096 इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। अभी ये लीज में क्यों इस तरह कर रहा है अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था, हमने सिर्फ ये 3 ट्रीटमेंट देखने, इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ नंबर 1, नंबर 2 वो डेप्रिसिएशन चार्ज उसको रिवर्स करना है, और नंबर 3 रेंटल्स को लेस कर देना है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट है इम्प्लिसिट इन लीज के साथ वो इंटरेस्ट निकाल रहा है, वो उसका लीज की कैलकुलेशन है जो अभी आपने नहीं की हुई, तो इसलिए मैंने उसकी फिगर्स को कटवा के आपको 0.096 करवा दिया ताकि आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाए, यहाँ आसान हो, यहाँ लीज वाला आपको प्रॉब्लम ना आए। तो 0.096 मैंने क्या कर दिया बेटा, इसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये लीज की हम डिस्कशन करेंगे जब लीज के अंदर जाएंगे, अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। अब बेटा बात क्लियर होगी मैं क्यों इसको मैंने मतलब वो छोड़ा है। जिसने मुझसे क्वेश्चन बोला था वो दोबारा बोल सकते हैं बेटा। जी सर क्लियर हो गया, पता चल गया मतलब ये क्यों 0.096 आया। हाँ उसको हमने माइनस करके निकालना, लेकिन वो अभी मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा।
टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ओन्ड बाय द कंपनी इज ₹7 मिलियन, तो हम इसमें से लेस कर देंगे अपनी टैक्स डेप्रिसिएशन। कितना? 7 मिलियन। Research and development cost expenses of ₹15 million were incurred in 2013 and are being amortized over a period of ₹15 million। मतलब 15 मिलियन रुपीस का हमारा रिसर्च एंड एक्सपेंस और डेवलपमेंट कॉस्ट थी जो 2013 में लगी और वो 15 साल तक अमोर्टाइज है। फॉर द टैक्स पर्पस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटर्न ऑफ इन 10 ईयर। However, 10% of these expenses were not verified and have not been claimed। ये कह रहा है हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो 15 मिलियन के थे और 15 ईयर हम अकाउंटिंग के हिसाब से 15 सालों पर अमोर्टाइज करेंगे, लेकिन टैक्स के हिसाब से ये 15 मिलियन नहीं है, ये है 10% लेस कर 13.5 मिलियन है और टैक्स वाले इस पर 10 साल के ऊपर इसको 10 साल में अमोर्टाइज करेंगे। इसका मतलब हम इसमें करंट टैक्स में क्या करेंगे, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे टैक्स अमोर्टाइजेशन। ऐड करेंगे हम अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, वो क्या है अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बेटा 1.5 आ जाएगी। कैसे 15 नहीं 1 मिलियन आ जाएगी, सॉरी ये कैसे 1 मिलियन 15 डिवाइडेड बाय 15 ये लाइफ है ना और 15 एक्सपेंसेस है मिलियन के। और जो टैक्स वाले हैं इसमें हम कर देंगे लेस कर देंगे टैक्स amortization, that is 13.5 divided by 10, that is 1.35। ये हमने उसको लेस कर दिया। और लास्ट नोट द लीस्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹0.25 million were disallowed in 2012। Out of these ₹1 million were allowed in appeal during the year current tax। The company has initiated there expected that the full amount would be allowed but decided not to file further preview। कोई हमारी अपील चल रही थी, उस अपील की वजह से क्या हुआ, उस अपील का डिसीजन आ गया और डिसीजन के बाद क्या डिसाइड हुआ कि जो हमने 20.25 डिसअलाउ हुए थे इसमें से 0.15 हमारी अपील में क्या हो गया अलाउड हो गए हैं, लेकिन जो 0.1 रह गया मतलब टोटल डिसअलाउ हुए थे पहले 0.25, इसमें से 0.15 क्या हो गए अलाउड हो गए, लेकिन जो 0.1 है अब ये हमारा परमानेंट डिफरेंस हो गया। परमानेंट डिफरेंस से हमारा ये है कि बेटा अब हमने इसके ऊपर हमें ये टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इसके अंदर हमें कोई माफ़ी नहीं मिलनी। अगर इसके अंदर बेटा कोई माफ़ी नहीं मिलनी तो ये जो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन ये करंट टैक्स के अंदर नहीं आएगा। दैट इज़ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, जो कि प्रायर ईयर के अंदर आएगी, करंट टैक्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी। अगर मैं करंट टैक्स की बात करूं तो करंट टैक्स के अंदर हमने क्या निकाला, यहाँ से अब हम टोटल करेंगे और टोटल 0.15 का क्या होगा? 0.15 का क्या करेंगे बेटा मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको याद है मैंने पूछा था हमने रिकॉन्सिलिएशन या प्रेजेंटेशन सीखी है या नहीं सीखी हुई, तो इसकी एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ मैं हल्का सा बता रहा हूँ, करंट टैक्स दो तरह का होता है। करंट टैक्स दो तरह का, एक होता है फॉर द ईयर, फिर आता है प्रायर ईयर। बात क्लियर होगी? जो फॉर द ईयर आता है ना, करंट टैक्स आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर द ईयर प्रायर टैक्स होता है, फॉर द ईयर ये जो हम करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं ना, अभी जो हम कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स या कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट करते हैं, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से जो टैक्स प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं इसको कहते हैं फॉर द ईयर। है करंट टैक्स या फॉर द ईयर। जो प्रायर ईयर है, जिस तरह मतलब ये हमारी अपील चल रही थी, अब अपील हमारे खिलाफ आ गई। अपील हमारे खिलाफ आने का मतलब क्या है, अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स देना पड़ेगा बेटा दैट इज प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है। ये भी करंट टैक्स ही है, लेकिन कौन सा है, फॉर द ईयर नहीं है, कौन सा है, प्रायर ईयर। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम इधर डायरेक्ट लिखेंगे और जो फॉर द ईयर वाला आएगा वो हमारा यहाँ पर जो आएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। मुझे कोई बच्चा बता सकता है टैक्सेबल प्रॉफिट कितना निकल रहा है हमारा? 52.446। 52.446
446 146 और इसके 44 446 अच्छा 446 और इसके ऊपर हमारा टैक्स कितना आया 18.3561 जो भाई 18.356 52.4466 सिर्फ है, 1 नहीं आएगा पॉइंट के बाद। एक मिनट में भी कर और इसका मुझे टैक्स बताया 18.356 ऐसे ही है 3561 ओके ये ले क्लियर है यहाँ तक जी। ओके ये जो है ना ये हमने वहां उस दिन यहाँ तक सीखा था और हमने कहा था ये हमारा क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेगा और साथ हमने क्या बुक करनी है प्रोविजन एग्रीड यहाँ तक सब बच्चों की याद है जी 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 असल में ये जो एक्सपेंस होता है ना ये एक्सपेंस ये आता है मेरा फॉर द ईयर ये क्या आता है फॉर द ईयर जो मैंने ये लिखा है अब प्रायर ईयर अगर कोई हुआ प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट हुई मतलब जिस तरह मेरी अपील की वजह से मेरी वो अपील मेरे अगेंस्ट आ गई मुझे अब टैक्स पे करना पड़ेगा नो डाउट करंट टैक्स पेएबल क्रिएट हो लेकिन क्या वो इस ईयर की वजह से हुआ या प्रायर ईयर की वजह से आ रहा है एनीबॉडी प्रायर ईयर तो उस सूरत में क्या करते हैं बेटा हम एक छोटी सी वर्किंग करते हैं उस वर्किंग में क्या करते हैं हम लिखते हैं करंट टैक्स और करंट टैक्स में ये लिख देते हैं हम ये लिखते हैं करंट टैक्स फॉर द ईयर कितना आया मेरे पास आया 18.3569 और प्रायर ईयर की वजह से मुझे कितना आया 0.1 मिलियन पर पे करना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 35% ऐसे ही बन रहा है वो अमाउंट बेटा मेरी बन रही है 0.035 मतलब ये मेरा प्रायर ईयर की वजह से ये आ गया और अगर मैं टोटल बताऊं तो टोटल बेटा मेरा बन जाता है 18.391 मिलियन बात क्लियर है इस तरह ये अब ये जो टोटल करंट टैक्स निकला ना ये करंट टैक्स एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एक्सपेंस में और दूसरा कहाँ जाएगा प्रीमियम फॉर टैक्सेशन बात क्लियर होगी अब पता चल गया प्रायर ईयर को कैसे करना है उन्होंने हमें ये 0.1 मिलियन अलाउ नहीं किया एक्सपेंस इसलिए हम इस पे से टैक्स पीरियड ईयर को चार्ज करेंगे हमने अपील की हुई थी अपील की वजह से हमें टैक्स नहीं लगा अब जब अपील का फैसला आया उन्होंने कहा ठीक है 0.25 मिलियन में से हम 0.15 मिलियन आपको अलाउ करते हैं इसका मतलब 0.25 में से 0.15 मिलियन अलाउ हो गए लेकिन जो 0.1 मिलियन उन्होंने डिसअलाउ कर दिया परमानेंटली मान ही नहीं रहे वो कहते ये आपके एक्सपेंसेस नहीं है तो इसके ऊपर अब हमें क्या पे करना पड़ेगा वो एक किस्म का टैक्स पे करना पड़ेगा बात क्लियर हुई इसकी एरो लगा के पीएल और प्रोविजन को लेता बताया उसको जरा एक दफा दोबारा वो एंट्री मैंने बताई है ये जो 18/19 है इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें आएगा टैक्स एक्सपेंस ठीक है डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डबल एंट्री 18.391 टैक्स एक्सपेंस है या करंट टैक्स है ये करंट टैक्स एक्सपेंस है ये टोटल नहीं यहाँ जो आया ना टैक्स एक्सपेंस ये भी करंट टैक्स एक्सपेंस है करंट टैक्स एक्सपेंस एक इसमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी आएगा फिर ठीक है फिर जिस तरह मैंने करंट टैक्स के अंदर फॉर द ईयर और प्रायर ईयर को इकट्ठा किया ना इकट्ठा करके उसकी प्रीमियम बुक की और साथ टैक्स एक्सपेंस ले गया इसी तरह डेफर्ड टैक्स की मैं एंट्री पास करूंगा फॉर द ईयर की फिर वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और यहाँ पर जो करंट टैक्स एक्सपेंस है मतलब ये वाली फिगर और प्लस इसमें आएगा डेफर्ड टैक्स ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्लियर होगी जी बिल्कुल ओके अब इसकी हम करते हैं थोड़ी सी यहाँ ये हमने काम उसने किया हुआ ये सारा कर दिया ये काम हमने सारा कर दिया अब इसकी मैं बेटा जो आपको डिफरेंशिएशन बताने लगा हूँ वो मैं इधर ही बताऊंगा उसकी रीजन फॉर्मेट जो हमने सीखा वही चलेगा मतलब हम करेंगे पर्टिकुलर्स अपना जो हमने उस दिन सीखा था करेंगे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और फिर हम निकालेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं से आपको किसी एसेट का, किसी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, किसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। एग्री करते हैं सारे मेरी इस बात के ऊपर? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, हम डेफर्ड टैक्स बैलेंस शीट अप्रोच से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच में बेटा हमने करना क्या, जो फॉर द ईयर जो करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो चीजें ऐड लेस की है ना, मतलब ऐड लेस से मुराद अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ रही है और टैक्स डेप्रिसिएशन, मतलब हमने अकाउंटिंग से टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट पर जाने के लिए हमने जो ये नेट इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन के हवाले से कितने का दिया, 3 रुपए का। ऐसे ये 10 से ऐड कर दिया, 7 से लेस कर दिया, मतलब जो जी जी हमने इधर इम्पैक्ट दिया सिमिलर आइटम्स का, हम उन्हीं सिमिलर आइटम्स की डिफरेंस से क्या निकाल लेंगे, अपना डेफर्ड टैक्स निकाल लेंगे। उसी सिमिलर आइटम्स के डिफरेंस से डेफर्ड टैक्स निकाल लेंगे। अब लेट टैक्स वाला मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस और लीज रेंटल, इन दो का कॉम्बिनेशन ही बन गया, इसके डिफरेंस से भी निकल आएगा। और नंबर 3 ये जो डिफरेंसेस है हमारा, जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन रिसर्च आ रही है और अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों का डिफरेंस। एक यहाँ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, लाजमी बात नहीं है कि दो सिमिलर आइटम हो, मे भी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ अकाउंटिंग बेस हो और टैक्स वाली बेस या टैक्स एक्सपेंस ना हो, मतलब अकाउंटिंग के अंदर उसका ट्रीटमेंट आ रहा हो, टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट ना आ रहा हो। जिस तरह यहाँ तो एक डेप्रिसिएशन दोनों आ रही है ना, अकाउंटिंग टैक्स में भी पॉसिबल हो किसी क्वेश्चन के अंदर कोई एक चीज़ हो दूसरी चीज़ ना हो, तो हमने उसको भी डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में लेना है। जिसकी चीज़ होगी, जिसकी अमाउंट होगी, उसके कैरिंग अमाउंट में लिख देंगे, दूसरी को हम क्या कर देंगे, नील कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल लो, ज्यूम करूँ, मैं कहता हूँ इसमें अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट जो सी ना ये वाली, ये है ही नहीं, ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रिसर्च की अमोर्टाइजेशन का सिर्फ हमारी कैरिंग अमाउंट आएगी, टैक्स बेस उसकी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अज्यूम किया, लेकिन इसके अंदर है तो यहाँ तो हम इसकी अमाउंट को लेंगे। एनी क्वेश्चन? भाई जी जी। हम सीधा सीधा अकाउंटिंग प्रॉफिट से भी तो निकाल सकते हैं डेफर्ड टैक्स, इतनी नहीं लंबी नहीं, कैलकुलेशन की। वो रिकॉन्सिलिएशन है, वो रिकॉन्सिलिएशन होती है बेटा। वो क्या होती है, ये क्या बात हुई है? तो भाई अभी इतना लंबा काम डाले। ये अच्छा फिर क्यों आप, भाई, ये क्या बात है? ये दोबारा बता। अच्छा मैं अभी बता दूं इसका मतलब क्या है। फिर डेफर्ड टैक्स बैलेंस शीट को छोड़ो, सीधा सीधा अकाउंटिंग से निकालो, क्या मसला है? तो इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करते हो? अच्छा ये टेबल बैलेंस शीट मेथड के लिए नहीं होता सिर्फ, कौन से वाला? ये टेबल नहीं, ये ये जो बनाया आपने प्रॉफिट पर्टिकुलर? दोनों के लिए, दोनों के लिए। ओके। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें सिर्फ जो फार्द या प्रॉफिट या लॉस के अंदर जो हमने चीज़ें एडलेस की है, हम उन्हीं चीज़ों के कंपैरिजन से अपना डेफर्ड टैक्स फार्द निकालेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें दी गई है वो सिर्फ फार्द चीज़ें, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसका मतलब बैलेंस शीट अप्रोच से एसेट का क्लोजिंग बैलेंस यूज़ करते हुए अपना या लीज का क्लोजिंग बैलेंस यूज करते हुए डेफर्ड टैक्स नहीं निकाल सकते। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चीजें आई हैं उन चीजों के फर्क से हम अपना डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और इन चीजों में वही चीजें लेनी जो टेम्परेरी डिफरेंसेस है। अगर कोई परमानेंट डिफरेंस इसके अंदर आ गया तो बेटा हमने उसको अपनी कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ डेप्रिसिएशन की दो अमाउंट आ रही है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन। उन दोनों को एज इट इज में लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डज टैक्स डेप्रिसिएशन। लेट अगर किसी चीज़ की टैक्स बेस नहीं है, अकाउंटिंग बेस है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो मैं उसकी सिर्फ अकाउंटिंग बेस ले लूंगा, टैक्स बेस को नील कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच के लिए है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ अमाउंटाइजेशन, वो उसने बताई अमाउंटाइजेशन जो सी है 1 मिलियन है और जो टैक्स अमाउंटाइजेशन 1.3 मिलियन है। तो बेटा वो भी मैं लिख लूँगा, अमाउंटाइजेशन अकाउंटिंग कितनी है 1, टैक्स कितनी है 1.3। इसमें वही चीज़ें ली है जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में। और थर्ड मेरा क्या है बेटा, लीज रेंटल्स की अमाउंट उसने दी हुई है, वो क्या है, रेंटल्स के अंदर अकाउंटिंग क्या है, उसमें अकाउंटिंग हमें 0.096। 0.096 और टैक्स है 0.03। एनी क्वेश्चन अप टू अकेला 0.3। जीरो, ओके ना, 0.3। ओके यस।
यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। क्लियर। सब बच्चों, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच है। अच्छा, अगर कोई यहाँ परमानेंट डिफरेंस हुआ, परमानेंट डिफरेंस, तो उसको हमने कैलकुलेशन में नहीं लेना, परमानेंट डिफरेंस को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सर रूल कौन से लगने। हमने तो रूल पढ़ा था एसेट के और हमने तो रूल्स पढ़े थे लायबिलिटीज के। अब यहाँ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये डिटेक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कैसे निकालना सर, ये तो बताएं। जो प्लस में आएगा वो टैक्सेबल है, जो माइनस में आएगा वो डिडक्टेबल है। ये कैसे निकालना सर ये 10 में से 7 माइनस करेंगे, 3 प्लस आएगा, टैक्सेबल है। ये इसका बेटा रटा नहीं है। सर इसका एक रट्टा ये भी है ना कि एक्सपेंस में वो टैक्स बेस हमें 7 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, मसलन कि हमारी अकाउंटिंग से कम चार्ज कर रहा है। फ्यूचर में जाके वो 7 और 10 को बैलेंस करेगा जब 3 से, तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो टेम्परेरी डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा आज डेप्रिसिएशन हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, टैक्स वाले कम है, मतलब टैक्स वाले आज के दिन हमारा टैक्स प्रॉफिट ज्यादा, मैं करंट टैक्स ज्यादा पे करना पड़े। इसको ऐसा ना ले, इसका आसान भाई एक्सपेंस और इनकम के डिफरेंस के साथ इसको करेंगे ना। नहीं, अगर हम एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो कम चार्ज कर रहे हैं। देखिए मैं आपको इसका सिंपल बताता हूँ, सिंपल वेट करें। जिस तरह हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के रूल पढ़े हैं ना, हम इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। जब रूल सीख लिए फिर क्या मसला है, फिर कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर भाई जो एसेट्स के रूल है वो अप्लाई होंगे इनकम्स के ऊपर। एसेट्स के रूल्स अप्लाई होंगे इनकम, मतलब जो एसेट्स के लिए रूल पड़े हैं वो सेम रूल अप्लाई होंगे इनकम पर, और जो लायबिलिटीज के रूल पड़े हैं वो सेम अप्लाई होंगे एक्सपेंसेस के ऊपर। बात क्लियर हुई? जी जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एग्जांपल से मजीद क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं अभी कर देता हूँ, वो अब इसका मतलब हमने कहा एसेट्स के रूल्स अप्लाई होंगे इनकम्स के ऊपर, और लायबिलिटीज के रूल अप्लाई होंगे किसके ऊपर, हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो इसका मतलब क्या है, अगर डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसके ऊपर लायबिलिटीज वाले रूल्स अप्लाई होंगे। लायबिलिटीज के रूल क्या कहते हैं, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा होंगे टैक्स बेस में, तो लायबिलिटीज में वो कौन सा डिफरेंस बनता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनता है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनता है, मुझे बताएं। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस में और हमने ये एक्सपेंस के ऊपर लायबिलिटीज का रूल निकालना है, तो ये कौन सा डिफरेंस बनेगा, टैक्सेबल या डिडक्टेबल? कोई बच्चा टैक्स, अच्छा मुझे पहले एसेट का रूल बताया, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है, कौन सा डिफरेंस है एसेट का? डिडक्टेबल। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है एसेट। ओ भाई क्या हो गया, क्यों उल्टा कर रहे हो? एसेट के रूल है, अब देख ले इधर मैं लिख रहा हूँ एसेट के रूल। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस के, तो इसको कहते हैं हम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से तो इसको हम कहते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बात क्लियर होगी? और लायबिलिटीज के अंदर क्या रूल लगते हैं, लायबिलिटीज के अंदर लगते हैं कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो इसको कहते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, और अगर कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से दैट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखी है इसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। सर इसको मैंने थोड़ा सा आपसे पूछना है कि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है, तो जो डिफरेंस है वो ट्रीट होगा लायबिलिटी के तौर पे, ये एसेट का रूल है या लायबिलिटी का रूल है? ये अगर तो एसेट्स के ऊपर अप्लाई करना है, ये मैंने एसेट्स के लिख दिए, फिर लायबिलिटीज के लिए मैंने नीचे लिख दिए। लायबिलिटी के लिए नीचे वाले रूल है, एसेट्स के लिए ऊपर वाले। लायबिलिटी और एसेट्स के रूल एक दूसरे से उल्टा है। लायबिलिटीज टैक्सेबल, सर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एक लायबिलिटी होती है ना? इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स एसेट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये ना को ये नहीं कहना ये लायबिलिटी होती है, फिर आप फंस जाओगे चीजों में। अब ये को टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस वो है जिस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट करना है और उसकी एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बात क्लियर? अब जी जी, अब हमने कहा एसेट्स के रूल और इनकम सेम है,
एक्सपेंसेस के रूल्स और लायबिलिटी सेम है, ऐसे ही है, हमने ये रूल डिफाइन कर लिया, इसको याद रखें आप। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस के रूल के अंदर हम देखते हैं, अब इसमें कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो क्या ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं बन गया 3 के साथ? एग्रीड? जी जी ठीक है, तो अगर हो गया डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, तो इस पर 0.35 से अगर हम टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट करें तो 3 का कितना आता है बेटा? 339 1.05 35% के साथ, यही आ रहा है आपका। क्लियर सबका? तो इसका मतलब क्या जी हुआ? जी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पर मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो गया 1.05। अगला है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन भी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का रूल क्या है? अब इसमें कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है। अब अगर कैरिंग अमाउंट कम हो, टैक्स बेस ज्यादा हो, तो ये वाला रूल लगता है दैट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, जो कि है 0.35। 0.35 का बेटा मुझे बताएं ये कितना इसका है? 0.35 के ऊपर अगर 0.35% कैलकुलेट करते हैं, 0.125 0.1225 0.1225, ये डेफर्ड टैक्स लिबिलिटी क्रिएट हुई है। इसी तरह रेंटल्स देखते हैं, रेंटल्स का जो कैरिंग अमाउंट है 0.096 है और उसकी जो टैक्स बेस है 0.3 है, इसमें भी टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट क्या है? कम है, तो कौन सा डिफरेंस आएगा बेटा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। कितने से डिफरेंस आएगा? 0.204 से। एग्रीड? और इसमें डेफर्ड टैक्स लिबिलिटी क्या आएगी वो मुझे बताएं। 0.0714 0.0714। अब इसमें दो डेफर्ड टैक्स लिबिलिटी है, एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो क्या हम इनको नेट कर सकते हैं तीनों को? अगर हम इन तीनों को नेट करेंगे बेटा, तो नेट करने से क्या होता है? हमारे पास क्या नेट अमाउंट आती है वो मुझे बताएं। 0.8561 asset 0.8561। asset ये एसेट आया क्योंकि मैंने एसेट्स को अपनी ब्रैकेट शो की हुई थी, तो मैंने इस एसेट को भी ब्रैकेट शो कर दी। इसका मतलब क्या है? अगर ये मेरा क्लोजिंग एसेट बनना है, ये एसेट फॉर द ईयर है, ये क्या? अब अगर ये होती बैलेंस शीट अप्रोच तो ये मेरा होना था क्लोजिंग बैलेंस, ये होना था फिर क्लोजिंग बैलेंस अगर होती इफ बैलेंस शीट अप्रोच। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये हमारा क्या है? फॉर द ईयर। ये क्या है? फॉर द ईयर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से हमारा फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स आता है और इसकी हम डायरेक्ट एंट्री डालते हैं, जबकि बैलेंस शीट अप्रोच से यही डेफर्ड टैक्स हमारा क्लोजिंग होना था और हमें ओपनिंग से कंपैरिजन करके फॉर द ईयर निकालना पड़ता, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर द ईयर आ चुका है। फॉर द ईयर हमारा एसेट है, तो इसका मतलब एसेट क्रिएट करना है इतनी अमाउंट के साथ, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट 0.856 के साथ डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम, इनकम आ गई 0.8561 से क्रेडिट। इसका मतलब ये जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बन जाएगी? जाके इनकम बन जाएगी और ये मेरा बैलेंस शीट में एसेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर नीचे वाली मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बननी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी करंट टैक्स के रेलेवेंट दो फिगर्स आ रही है, एक आ रही है फॉर द ईयर और एक आ रही है प्रायर ईयर। इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब जो भी फिगर है इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसमें से लेस कर देंगे ये वाली इनकम जो मेरी डेफर्ड टैक्स के हवाले से आई है, डेफर्ड टैक्स इनकम, और यहाँ से जो नेट अमाउंट बचेगी ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होगा। ये मेरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होगा। एनी क्वेश्चन? ये रिकॉन्सिलिएशन अभी आगे जाके सीखेंगे, इसको आपने बेटा नहीं करना। यूं भाई वो परमानेंट डिफरेंस वाला बता दीजिए, क्या बताया था आपने? मैंने परमानेंट डिफरेंस का ये बताया था, अच्छा वो मैंने ये बताया था अगर कोई आइटम मेरी परमानेंट डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है मराद फॉर एग्जांपल देखें जिस तरह इस तरह यहाँ पर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, वो यहाँ वर्डिंग यूज कर देता है कि ये जो टैक्स डेप्रिसिएशन वाली है ना, वो ये लाइन नहीं लिखता, इसकी जगह वो बेटा ये लिख देता है कि कंपनी ने मतलब टैक्स वाले कोई भी टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करते ही नहीं है।
टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करते ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं होती तो ये कोई टेम्परेरी डिफरेंस ना ही हुआ, ये परमानेंट डिफरेंस हो गया मेरा और टैक्स वाले का। तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर आप मुझे जो ये डेप्रिसिएशन के ऊपर मैंने कैलकुलेशन की है, ये अब कैलकुलेशन के ऊपर मैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये टेम्परेरी नहीं परमानेंट डिफरेंस। क्लियर हो गया? जी। क्यों भाई, अब ये भी बताइएगा कि कल क्लासेस का टाइम टेबल शेयर हो जाएगा? कल हमने फिजिकली आगे लेनी क्लास। बेटा वो आपका इंशाल्लाह उम्मीद है आज शाम तक शेयर हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी। टाइम टेबल बन रहा है, वो सारा मैनेज हो रहा है, कल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है? अब जो ओके। एक होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया आपने वो क्वेश्चन करना है और उसकी असाइनमेंट सेंड करनी है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन में टाइम देखो। नहीं बेटा ये खत्म क्वेश्चन होगा नहीं, सर। नहीं ये कंप्लीट खत्म हो गया टाइम, ये कंप्लीट नहीं होना, ये अच्छा खासा है, इस पर वर्किंग है क्वेश्चन के ऊपर। हम जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। क्यों भाई, ये आपने होमवर्क कौन सा दिया? होमवर्क वही जो कल दिया था पहले, अगेन। क्वेश्चन नंबर 5। वो तो मैंने कर लिया था। हाँ शाबाश, कर लिया तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी दोबारा होमवर्क आपका, ठीक है? सर आज असाइनमेंट बना के वही सेंड कर लीज दें वाला ग्रुप है में। ना, लीज वाला ना, जो 5 साल की उसने लीज निकालनी थी डेफर्ड टैक्स नहीं नहीं वगैरह। नहीं, ये लीज के बगैर वाला है, ठीक है? ये वाला आपने होमवर्क नहीं करना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट बना कल के दिया सेंड, था। हाँ असाइनमेंट बना के सेंड कर दिया आपने, ठीक है? ओके ओके। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर किसी कंपनी का फर्स्ट ईयर है, किसी कंपनी का फर्स्ट ईयर है, ये वैसे एक बात समझाने के लिए, तो उसका फर्स्ट ईयर का जो डेफर्ड टैक्स होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से निकाले या आप निकाल लो बैलेंस शीट अप्रोच से। वो दोनों की तरह तकरीबन उनकी जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस है ना, वो तकरीबन सेम अमाउंट निकले। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहा है, जबकि वो प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं होता, वो बैलेंस शीट अप्रोच से होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर वही डेप्रिसिएशन हमारी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन होती है, तो हम समझते हैं उसने प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन उठा ली। जबकि अगर फर्स्ट ईयर में 10 रुपये डेप्रिसिएशन हुई है तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी तो 10 ही होगी ना उस साल। तो उस इस तरह जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे निकलता है वो सेम निकलता है। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर जो क्लोजिंग निकलता है ना, अगर उसको ओपनिंग से कंपैरिजन करें, लेट फर्स्ट ईयर के अंदर निकलता है क्लोजिंग बैलेंस शीट अप्रोच से 100 रुपया, ओपनिंग हमारा होता है 0, तो वही 100 रुपया क्या बन जाता है फॉर द ईयर। इसलिए फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर द ईयर और क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है। बात क्लियर होगी? जी जी बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह क्वेश्चन को परफॉर्म कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट अगर मेरी कोई क्लास हुई तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।